अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नैब ऑर्डिनेंस 2021 कई बड़ों के लिए खुशखबरी ले आया है। जस्टिस जावेद इकबाल तो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन कई मुकदमात शायद बरकरार ना रहें। विफाकी और सूबाई काबीना और मुख्तलिफ बोर्ड्स और फोरम से मंजूर शुदा मंसूबों पर नैब उंगली नहीं उठा सकेगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक पहले से मौजूद केसेस पर होने से एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, शाहिद खाकान अब्बासी की LNG, मुराद अली शाह को नूरियाबाद रेफरेंस, परवेज अशरफ को रेंटल पावर मुकदमात में बरियत मिलने का भी इम्कान है। अवामी ओहदों पर रहने वाली शख्सियात की आमदन से जायद असासों के केस पर नैब का दायरा कार बरकरार रहेगा। आसिफ जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, 8 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और क्लिफ्टन में घर खरीदने के केस में रिलीफ मिलने का भी इम्कान नहीं है। एक से ज्यादा नौयत के इल्जामात वाले केसेस पर नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक किस तरह होगा और कितना मुतासिर करेगा, इसके लिए अदालती तशरीह का इंतजार रहेगा। नैब ज़राए का कहना है कि ऑर्डिनेंस की मुसद्दिका कॉपी मौसूल होने के बाद ही एहतिसाब ब्यूरो तमाम केसेस का दोबारा जायजा लेगा और कानून के मुताबिक केसेस जारी रखने, खत्म करने या किसी और इदारे को मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। तमाम तर बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियो में एडवोकेट मोहम्मद जुबैर हाशमी ने, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी PTI रहनुमा उज़्मा कारदार। तो आपसे बात करेंगे एडवोकेट मोहम्मद जुबैर हाशमी। जैसा कि आप जानते हैं, बात हो रही है नैब ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से। आपने सुना नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ है कि दुरुस्त है कि 6 अक्टूबर से जो केस मिलेंगे उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, मतलब उससे पहले के केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा, उसके बाद जितने केसेस होंगे उसमें रिलीफ दिया जाएगा। किस हद तक सच्चाई है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइमा खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि 6 अक्टूबर से पहले भी जो इस ऑर्डिनेंस में जो डिटेल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक जो पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं या ट्रायल्स हैं या रेफरेंसेस हैं उन पर भी इसका इतलाक होगा। जैसा आपने अपने इंट्रो में ख़ुद बताया कि इसका चांस है कि मुराद अली शाह को, राजा परवेज़ अशरफ को और बाकी लोगों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। और इसकी एक शिक ये भी बताती है कि चेयरमैन नैब को ये इख्तियार हासिल है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल, वो किसी भी केस को आगे जाके विड्रॉ कर सकेंगे। सही। और इसमें बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ कि पुराने केसेस का कोई इस पर नहीं होगा। डेफिनेटली पुराने केसेस का ही बेसिकली इसमें फ़ायदा होगा। और इसमें जो सियासी अगर इसका पस मंज़र देखा जाए तो बेसिकली रिलीफ तो अपोजिशन को ही मिला है। ठीक है, रिलीफ अपोजिशन को मिलेगा। ठीक है, इस वक्त PTI की रहनुमा उज़्मा कारदार हमारे साथ मौजूद है। उज़्मा कारदार, अभी हमने एडवोकेट साहब से बात की, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि बेसिकली रिलीफ यहाँ पर अपोजिशन को मिला है। क्या कहेंगी, क्योंकि फवाद चौधरी की जानिब से भी एक बयान सामने आया था, उनका यही कहना था कि हम आधी तरमीम तो वही ले आए हैं जो नून लीग चाहती थी। जैसा कि शुरू से इमरान खान साहब कह रहे थे और कहते आ रहे हैं कि हम NRO नहीं देंगे, NRO नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या है आखिर में? जी, बहुत शुक्रिया साइमा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, 1999 से किसी भी पार्टी ने इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो कवानीन, जिनको ये काले कवानीन कहते थे, उसमें वो किसी किस्म की वो रिफॉर्म या बेहतरी ला सकें या अमेंडमेंट ला सकें। ये हमारी हुकूमत को ही इसका आई थिंक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो नैब कवानीन है इसमें ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। और इससे जिस तरह अब वाज़ेह होता चला जा रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वाह मिला मचा रहे थे कि जी ये अपने मनपसंद लोगों को बचाने के लिए ये नैब ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, तो ये खुल के सामने आ गया है कि ये बिल्कुल एक मफरूजों पे मबनी ये गलत बयानी थी। क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड वो, चाहे इसमें अपोजिशन हो या इसमें हुकूमती बेंचेस हों, रिलीफ जो है अगर मिलना है, अगर उनको बनता है ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो भी कार्रवाई में, तो वो सबको मिलेगा, बल्कि ऑपोजिशन जो है वो ज्यादा इससे गेन करेगी। उज़्मा कारदार, सारी बात आपकी मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि अपोजिशन की जानिब से काले कानून का भी नाम दिया गया, हम सब मानते हैं। ये बताएं PTI को कितना रिलीफ मिला है इसमें? देखिए, ये तो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर ये इसके रेफरेंस में अगर वो जिस तरह इन्होंने जो कहा है कि टैक्स वाले जो केसेस हैं या लैंड रिफॉर्म्स वाले जो केसेस हैं, ये इस तरह के जो केसेस हैं जो कि नहीं आते हैं अब जो नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो इनकी एम्बिट में नहीं आते हैं,
वो फिर जाहिर है कि वो और डिपार्टमेंट को चले जाएंगे, वो नैब उनको नहीं देखेगा। लेकिन असासों से बढ़ के जो आमदन वाले जो केसेस हैं, जिसमें ज्यादा देखिए, ज्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग तो तभी उसमें होती है ना कि आप ये बाहर सारा पैसा साइफन करके भेज देते हैं, तो वो सारे केसेस जो है उनसे नैब डील करेंगे। फिर हम इसमें जो शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रोसिक्यूशन बेहतर हो हमारी, और इसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसके पास मांगा जाएगा नैब के चेयरमैन को हटाने के लिए। तौसीह के लिए जो है वो भी प्रोविजन हमने बीच में रख दी है। तौसीह इसलिए नहीं है कि इनको जस्टिस जावेद इकबाल ने कोई बहुत लंबा अरसा रहना है, बस जितना अरसा जब तक कोई नया नहीं आता उस वक्त तक हम इनको तौसीह देंगे, फिर जब नए आएंगे तो फिर वो आ जाएंगे। तो बेहतरी के लिए देखें, ये नैब जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो जस्टिस जावेद इकबाल की तौसीह के हवाले से भी काफी आरा सामने आ रही हैं। जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। क्या ख्याल है, कब तक इनको तौसीह दी जा सकेगी? ये अब ऑर्डिनेंस के तहत तो दी जा सकेगी, पहले नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब दी जा सकेगी। और ये गालिबन कुछ महीने के लिए होगी, फिर उसके बाद जो मुश्तरका राय से जो देखें, अब शहबाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि जी मैं मशावरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद नायब रेफरेंस को भुगत रहे हैं। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर वो हमने ये भी ऑप्शन दी थी ऑपोजिशन को कि आप पार्लियामेंट्री हम एक कमेटी बना लेते हैं, उसमें आप अपने मेंबरान भेज दें और हम लोग बैठ के आपस में मिल के तो कोई फैसले पे आ जाएंगे। अब ये तो मैं ना मानूंगा कि उसकी रफ लगाते हैं कि नहीं जी नहीं ऐसे नहीं हम मानते, तो फिर जाहिर है फिर अब ऑर्डिनेंस पे तो जितना अर्सा ये ऑर्डिनेंस चलेगा तब तक ये सारा कानून तो लागू होगा। ठीक है। जुबैर हाशमी, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, जैसा कि हमने उज़्मा कारदार से भी यही सवाल किया कि जाहिर है जैसा कि इनकी जानिब से कहा गया है कि रिलीफ मिलेगा, जाहिर है अपोजिशन को भी मिल सकता है। ऑर्डिनेंस के तहत जिसको रिलीफ बनता है उसको उतना ही रिलीफ दिया जाएगा। क्या उसके लिए कोई दरख्वास्त जमा करवानी पड़ेगी या 6 से पहले ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही? इसमें अब दो ऑप्शन है, आपके सवाल के जवाब में दो ऑप्शन है। एक तो एट हिज ओन जो चेयरमैन नैब है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल किसी भी केस को पार्टली या होली उसको वो विड्रॉ कर सकता है, किसी भी इंक्वायरी को वो ख़त्म कर सकता है। ये इख्तियार एक तो नैब का है। दूसरा, अगर नैब का चेयरमैन ऐसा नहीं करता और कोई एग्रीव पार्टी या मुलज़म पार्टी ये समझती है कि वो इस एम्बिट में आते हैं और इसका रिलीफ ले सकते हैं, तो वो ट्रायल कोर्ट में जहाँ पे वो रेफरेंस पेंडिंग है वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन 265K की फाइल कर सकते हैं कि अब हम नैब के एम्बिट से बाहर हो गए, तो हमारा जो भी जुर्म जिस नोयत का बनता है या बिल्कुल नहीं बनता तो हमें उस मुताबिक ट्रीट किया जाए। तो नैब के एम्बिट से बाहर होने का पूरा चांस है उनका। ठीक है, पूरा चांस है। ठीक है उज़्मा कारदार, जैसा कि आप जानती हैं अभी एक और पिंडोरा पेपर्स भी सामने आए हैं जिसमें आधे से ज्यादा अगर हम कहें कि पीटीआई के मेंबर्स मौजूद हैं तो गलत नहीं होगा। अगर उसकी भी हम बात कर लेते हैं, कितना रिलीफ मिल सकता है इसमें? आधे से ज्यादा तो नहीं है, ये थोड़ा सा आप मतलब और पार्टियों से तो ज्यादा है ना उज़्मा कारदार, मतलब दीगर पार्टियों के हमने देखा कि अगर प्रीवियस केसेस के हवाले से बात की जाए उसमें नून लीगी बहुत ज्यादा थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, लेकिन इस बार तो पीटीआई ने सबको पीछे छोड़ दिया। देखिए, लेकिन ये भी आप इस बात को क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दें कि जिस दिन ये पिंडोरा पेपर्स के नाम सामने आए हैं उसी दिन उन्होंने कमेटी फॉर्म कर दी है जिसके सरबराह वो खुद हैं, और उन्होंने अपने कैबिनेट मेंबर्स को कहा है कि आप अपने अपने जो भी आपके जो साथाजात हैं और जो ऑफशोर कंपनीज जो अगर हैं उसकी आप एक पूरी रिपोर्ट मुझे दें। अगर किसी ने कोई गलत बयानी की तो वो फारिग हों। तो इसलिए ये इतना जो फौरी जो एक्शन है मेरे ख्याल में पहले कभी किसी सरबराह ने नहीं लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी है। अगर मेरी कैबिनेट में लोग हैं तो उनको भी अपना पहले नाम क्लियर कराना पड़ेगा, तभी वो मेरी कैबिनेट में बैठेंगे, वरना फिर वो कैबिनेट से फारिग हो जाएंगे। अच्छा, शौकत तरीन ने गलत बयानी की, खुसरो बख्तियार ने गलत बयानी की, जाहिर है और भी हमारे लीडर्स ऐसे हैं, वुज़रा ऐसे हैं जिन्होंने गलत बयानी की, उसको किस लिहाज से देखते हैं? जाहिर है इमरान खान साहब हमेशा से एक चीज़ लेकर चले हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा करप्टेड वुज़रा हमारे साथ मौजूद हुआ तो उनको हम पार्टी में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन अब तो खुद नज़र आ रहा है कि पिंडोरा पेपर्स में इतने सारे वजीर सामने आ गए हैं।
देखिए, बात सारी शौकत तरीन की मैं आपको बात बताऊं, ऑफशोर कंपनी रखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो उसको छुपाना जो है वो गैर कानूनी है। अब शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि मैं 2013 में मैं सिल्क बैंक का हेड था, ठीक है। उस वक्त कुछ पार्टीज ने बिजनेस करने का इंटरेस्ट शो किया, जिसकी वजह से ऑफशोर कंपनीज बनी। लेकिन अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक में सारा रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड थी सारी। फिर उसके बाद वो उन्होंने बिजनेस क्योंकि नहीं शुरू हुई इन ऑफशोर कंपनीज में, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हुए, कोई अकाउंट नहीं खुला, तो वो फिर बंद हो गए सारा। तो अब ये मामला मतलब ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, ये कुछ पाया तो नहीं जा रहा। और जो खुसरो बख्तियार हैं वो उनके नाम पे तो नहीं है, वो उमर जो उनके भाई हैं उनके नाम पे है। तो वो अपने उनके भाई जो है वो अपना क्लियर करेंगे, खुसरो बख्तियार के तो नाम पे नहीं है। अच्छा मोहम्मद जुबैर, जैसे कि बात हो रही है नैब चेयरमैन नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के हवाले से काफ़ी आरा सामने आ रही हैं। आपसे मालूम करना चाहूँगी, अगर उनकी मुद्दत में तौसी की जाती है, जाहिर है अब एक चीज़ आई है, तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है, उसके हवाले से कितनी इनको तौसी दी जा सकती है और क्या ये सही है? जब भी कोई ऑर्डिनेंस आता है तो उसकी कानून की नज़र में 4 महीने, ठीक है, 120 डेज उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। इस 4 महीने में तो ये चेयरमैन नैब रह सकते हैं। उसके बाद अगर पार्लियामेंट इस कानून को अप्रूव नहीं करती है या एक्नॉलेज नहीं करती या इसकी एक्सेप्टेंस नहीं देती है तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। और कानून में जो तरीक़ाकार मौजूद है, इसको कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो वो मुझे बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है, क्योंकि इमरान खान साहब बात करने को तैयार नहीं है शहबाज शरीफ के साथ। और उसके नतीजे में जो उन्होंने कमेटी बनानी है वो भी सियासी जमातों पे मबनी होगी, जिसमें 50% ट्रेजरी बेंचेस से होंगे और 50% अपोजिशन की बेंचेस से होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक तो ये कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये 4 महीने के बाद इस पे कोई लेजिस्लेशन हो पाए, और दूसरी ये बात है कि इस चीज़ पे कंसेंसस होना तकरीबन नामुमकिन मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के वो कोई कंसल्टेशन करके लीडर ऑफ द हाउस जो है इमरान खान साहब वो किसी नए चेयरमैन नैब को अपॉइंट कर सकें। तो ये भी पेंडोरा पेपर्स की तरह एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और मुझे इसका कोई खातिर खार नतीजा नज़र नहीं आ रहा। इसकी बेनिफिशरी बेसिकली ऑपोजिशन है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसे मीडिया मैनेजर्स नहीं है जो इस चीज़ को मैनेज करते हुए ये बता सकें लोगों को। ऑपोजिशन इस पे शोर भी मचा रही है और उसका बेनिफिट भी आप देखिएगा कुछ दिनों में जैसे ही एप्लीकेशंस फाइल होंगी तो ये सब लोग नैब के रेफरेंसेस से बाहर हो जाएंगे, ऑपोजिशन वाले। ठीक है, नैब के रेफरेंस से बाहर हो जाएंगे। उस्मा कारदार, आपसे मालूम करना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि पेंडोरा पेपर्स में नाम आ चुका है, ठीक है आधे से ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग तो शामिल हैं इसमें, लेकिन आपने कहा कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो वुजरा आस पास मौजूद थे, जाहिर है फौरन से बेशतर एक्शन लिया गया। क्या उनको अपने घर से ही इसका आगाज नहीं करना चाहिए था? जो वुजरा साथ बैठे हुए थे उनके खिलाफ फौरन से बेशतर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये एक्शन तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन दूसरे बंदे को वजाहत देने का मौका तो देना जो है वो देखेंगे। तो ये फेयर बात तो यही है कि वो वजाहत दें और अपना केस जो है वो। तो कितना टाइम लगेगा उस वजाहत में? मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जाहिर है पेंडोरा पेपर्स को आए हुए भी टाइम लग गया है अब तो। मुझे नहीं पता कि टाइम फ्रेम इसका क्या बताया है, लेकिन जो भी टाइम दिया है उसके बाद जो उसकी वजाहतें आएंगी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एक्शन भी लेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेंगे। अच्छा उस्मा कारदार, एहसान इकबाल, जो देखे ना बात सारी ये है कि उनकी जो वजाहत आएगी तो जो कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है उसमें IB है, उसमें SIA है, उसमें ये हमारी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उनकी जांच पड़ताल करेंगी उन वजाहतों की। और उसमें अगर कोई आपको गलत बयानी या कोई पता लगा कि कोई चीज जो है वो छुपाई जा रही है तो फिर जाके एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस में टाइम तो थोड़ा लगता है ना। ठीक है, प्रोसेस में टाइम लगता है। उस्मा कारदार, ऑर्डिनेंस का इतलाक पहले से मौजूद केसेस पर होने से एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, शाहिद खाकान अब्बासी की LNG, मुराद अली शाह को नूरियाबाद रेफरेंस, परवेज अशरफ को रेंटल पावर मुकदमात में बरियत मिलने का भी इम्कान है। क्या कहेंगी इस पर आप? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो यही कहूंगी कि अगर ये सारे इनको बरियत मिल रही है तो फिर तो ये
असेंबली में इसके जो ऑर्डिनेंस को कानून पास करने में हमारा साथ देंगे, तो मैं यही कह सकती हूँ। अच्छा, इमरान खान तो शुरू से कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन जाहिर है जब ये ऑर्डिनेंस आ चुका है, फवाद चौधरी की जानिब से बारहा कहा जा चुका है कि आधे से ज्यादा तरमीम तो नून लीग की मर्जी से हो चुकी है, अपोजिशन जो चाहती थी हो गई है, मगर इन शॉर्ट कहें एनआरओ नहीं है ये। अब देखें, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा। उस्मा कारदार, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद, इसका जवाब जरूर लूंगी आपसे डिटेल में। क्या पता कि ये इनके केसेस किसी और तरीके से फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, नैब के जुमरे में ना आए। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे तफसील से लूंगी ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद। तो एडवोकेट जुबैर, आपसे बात हो रही थी, हमें ये मालूम करना चाहेंगे आखिर इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई है और क्यों लाना पड़ गया ये ऑर्डिनेंस? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। बेसिकली इशू ये है कि जो आप एनआरओ का नाम अभी दे रही थी, ये ब्लेसिंग मिल गई ओपोजिशन को कि उनका सारा जो है क्रेडिट वो उनके खाते में चला जाएगा। अदरवाइज़ जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है और वो जिस तरीके से एहतसाब कर रहे थे, तो ब्यूरोक्रेसी जो मुल्क की है और जो बैंकर है वो और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हर काम में कोई ना कोई किसी ना किसी को टेंडर देना होता है, कोई डिसीजन करना होता है जिसको कल को नैब आके कह देती है कि आपने ये डिसीजन कैसे किया है, इसमें आपका इलीगल गेन मौजूद है। तो पिछले 3.5 साल से ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं थी। बेसिकली जो हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स हैं इस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से कौम को नहीं बता रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर पे, कारोबारी तबके के प्रेशर पे और बिजनेस कम्युनिटी की वजह से इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है ताकि एक स्मूथ वर्किंग हो सके। जो भी ऑफिशियल्स हैं वो जब वो कोई काम करते हैं, कोई अप्रूवल्स देते हैं, तो वो इस बात से डरते थे, इस वजह से कोई मुल्क में खातिर खा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, कोई फैसला साजी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत बड़ी रुकावट का सामना था। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है, और इससे यकीनन जो भी साहिब इल्म लोग हैं वो इससे इत्तफाक करेंगे कि चूँकि ब्यूरोक्रेसी उस लिहाज से रन नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से मुल्क को चलाने के लिए रन करना चाहिए, तो बेसिकली उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि वो स्मूथ तरीके से इस मुल्क में जो अफेयर ऑफ द कंट्रीज़ हैं उसको बेहतर तरीके से चला सकें। और इसकी अदरवाइज बेनिफिशरी अभी तक अपोजिशन है, और आने वाले 2 से 2.5 साल में गवर्नमेंट जो अब की गवर्नमेंट है ये हो जाएगी। ठीक है, उस्मा कारदार साहिबा, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि आगा सिराज दुरानी पिछले 2 रोज से गायब है, कि आपको नहीं लगता उनको नैब का सामना करना चाहिए इस तमाम तर चीजों में? जी बिल्कुल करना चाहिए। देखें, आप जब आप एक पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो आप अकाउंटेबल होते हैं अवाम को, टैक्स पेयर के पैसे कि अगर आप कस्टोडियन होते हैं या उसमें कोई ऊपर नीचे मामलात होते हैं तो फिर उसका हिसाब किताब देना तो बहुत लाजिम होता है। ये उनको बिल्कुल हर सूरत जो है उनको आना चाहिए सामने, और ये अपना नाम क्लियर कराना चाहिए। ठीक है, क्लियर कराना चाहिए। हम उसी सवाल पे दोबारा आ जाते हैं जिसपे छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले। शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मुराद अली शाह हो गए, परवेज अशरफ हो गए, इन तमाम तर लोगों को मुकदमात में बरियत मिलने का भी इम्कान है। इस पे आपका जवाब इनकम्प्लीट रह गया था, इस पे मैं दोबारा से बात करूंगी। मेरे ख्याल में बरियत अगर नैब से मिलेगी तो शायद ये इनके केसेस जो हैं किसी और डिपार्टमेंट के अंडर इन्वेस्टिगेशन चले जाएं। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो सकते हैं कहीं और। इट डिपेंड्स कि उसकी नौयत क्या है केस की। मुझे नहीं ख्याल कि एक ब्लैंकेट एमनेस्टी देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। अगर ये ब्लैंकेट एमनेस्टी होती तो फिर ये ऑर्डिनेंस ना होता, फिर तो ऑपोजिशन बड़ी हंस के आके हमारे साथ बैठ के तो ये लेजिस्लेशन असेंबली में पास करवा के ये अमेंडमेंट्स ले आते नैब उसमें कानून में। तो मेरे ख्याल में इतना भी कोई वो नहीं है मामला एनआरओ टाइप का। अच्छा, उस्मा कारदार, कल तक गवर्नमेंट अपोजिशन की तजावीज़ को कहती थी एनआरओ मांग रहे हैं, गवर्नमेंट को अचानक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की क्या सूझी है?
ये तो मेरे ख्याल में क्योंकि इनकी हमारी जो चेयरमैन नैब हैं, उनकी तकर्री का जो उनकी पेंशन का मामला था वो भी बीच में था, और बाकी शायद कुछ इनकी हमारी जो कवानीन है उसकी प्रोसिक्यूशन में कमजोरियां थी, उनकी एग्जीक्यूशन में कमजोरियां थी, उनको ठीक करने की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हम चाहते थे कि डेली बेसिस पे केसेस की हियरिंग हो, वो आगे बढ़े, उनका कोई नतीजा निकले। यानी कि 2-2, 3-3 साल से केसेस लटके और लटक रहे थे, ना कोई उनका रिजल्ट निकलता था, और फिर हम लोगों को जवाबदेही करनी पड़ती है अवाम के सामने। वो कहते हैं जी आप लूटा हुआ पैसा क्यों नहीं वापस लेके आए। तो इसलिए गालिबन जो है ये नैब ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत महसूस हुई। तो उस्मा कारदार, पिछले 3 साल से ये केसेस चल ही रहे थे, जाहिर है लटके हुए, तो क्या कहेंगे हम, उनका अब तक फैसला नहीं आया था। सडन देखिए पेंडोरा पेपर्स आना, देखिए उसके बाद नैब और जाहिर तरमीमी ऑर्डिनेंस में ये तमाम तर चीजें आना, देखें, नहीं लगता आपको अपोजिशन को इससे काफी हद तक फायदा पहुंचा है? देखें जी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगर जिस तरह से आप बात कर रही हैं, ये मतलब एक किस्म से ये स्पेकुलेशन ही है ना। ये तो जब ये इन्फोर्स होगा और अगर ये लोग बाहर आए तो फिर आप दोबारा प्रोग्राम करेंगे, तो फिर हम दोबारा ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दोबारा डिस्कशन करेंगे। अच्छा मोहम्मद जुबैर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं 2 रोज से आगा सिराज दुरानी नैब को फेस ही नहीं कर रहे, भागे फिर रहे हैं। आज भी 15 घंटे बाद नैब की टीम वापस आ गई, नाश्ता भी वहां के लोगों ने वहीं पर कर लिया, मतलब नैब की टीम को घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्या कहते हैं, ये सही अमल है या आगा सिराज दुरानी को फेस करना चाहिए तमाम तर सिचुएशन? मैं तो इस पर ये कहूँगा कि ये जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, ये बेसिकली उसको चैलेंज किया जा रहा है कि जिसके पास भी 40-50 लोग मौजूद हो मुसल्ला, तो उसको नैब अरेस्ट ना कर सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, ये उसको बेसिकली चैलेंज किया उन्होंने। जब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, उनकी बेल वहाँ से डिसमिस हुई है, तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके बेल करें या वो नैब को सरेंडर करें। ये बिल्कुल भी ऐसा ही होगा कि आने वाले दिनों में जो भी अपने जत्थे रख सकेगा, जो अपने 40-50 मुसल्ला लोग रखेगा, तो फिर नैब वहाँ पर नहीं मारेगी। नैब फिर दूसरी जैसे पुलिस करती है उसकी तरह ये छोटे लोगों को और आम लोगों को ही पकड़ा करेंगे। ये एक बहुत बुरी मिसाल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में, फेडरल गवर्नमेंट को इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना चाहिए। कितने दिन तक मजीद आगा सिराज दुरानी छुप सकते हैं इस तरीके से, या गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या एक्शन ले सकती है? कानूनी हैसियत से पूछ रही हूँ मैं। जी, गवर्नमेंट इसका वारंट्स इशू करके थ्रू प्रॉपर चैनल उनको अरेस्ट कर सकती है। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो एक मुलजिम है और उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, प्रॉपर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो बेल नहीं करा लेते, उस वक्त तक वो वैसे ही रहेंगे। उनको हर वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। और ये गवर्नमेंट का इदारा है नैब, अगर इसका भी रोब खत्म हो गया, इसका भी असर खत्म हो गया, तो फिर ये भी आम पुलिस की तरह हो जाएगा या आम एजेंसीज की तरह हो जाएगी। जैसे मैडम भी कह रही हैं, ये इंक्वायरीज और ये सारे मामले चले जाएंगे दूसरे इदारों को, तो दूसरे इदारों की हैसियत तो हम पिछले 30-35-40 साल से देखते आ रहे हैं। वो तो जस्ट पपेट्स होते हैं, वो तो काम कर रहे होते हैं, कोई उनकी रिकवरी नहीं होती, कोई उनकी प्रोसीडिंग आगे नहीं चलती। और जिस तरीके से नैब में भी और बाकी इदारों में जो अच्छे वकील होते हैं, वो जाके अपने मुलजिमों को एक्विट करा लेते हैं। तो मेरा ये आपके सवाल के जवाब में कहना है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को संजीदगी से इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट का सवाल है। ठीक है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट का सवाल है। उस्मा कारदार, आपसे पूछना चाहूंगी, अवामी ओहदों पर रहने वाली शख्सियात के आमदन से ज्यादा असासों के केस पर नैब का दायरा कार बरकरार रहेगा, जबकि आसिफ जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, 8 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और क्लिफ्टन में घर खरीदने के केस में रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। तमाम तर जगहों पर रिलीफ मिल रहा है, तो यहां पर ऐसा क्या इशू आ रहा है कि वहां पर रिलीफ नहीं मिल सकता? आप तो हमारी नीयत से बहुत बुरी तरह शक कर रही हैं। शक करना हमारा बनता है, हमारा फर्ज बनता है उस्मा कारदार। नहीं, आप कह रही हैं कि जी बाकी आपने ऑपोजिशन को रिलीफ दे दिया, तो जरदारी साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर है सबको एक ही उसमें लेके चलना चाहिए ना। देखिए, ये किसी एक शख्स के लिए ऑर्डिनेंस तो नहीं आ रहा है, ये तो एक तरमीम की गई है ताकि एक रैशनलाइज किया जाए प्रोसेस जो है अकाउंटेबिलिटी का, और उसमें फिर जो है वो
जरदारी, ये आमदन से ज्यादा साथे, ये तो टोटल उसमें आ जाता है ना, करप्शन में, जिसमें टैक्स पेयर का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले गए हैं। तो ये जो पेंडोरा पेपर्स है, ये होता कौन सा केस है फिर? इसमें भी तो पैसा बाहर ही लेकर गए हैं। इसमें पेंडोरा पेपर्स में जो नाम आए हैं वो भी तो पैसा बाहर ही लेकर गए हैं, जो कंपनी हाँ, तो बनाई वो है। जब- कान को वो ऐसे पकड़े, बात तो एक ही है उस्मा कारदार। नहीं, तो वो तो जाहिर है कि जिनके नाम आए हैं, अगर वो अपने नाम को अपने क्लियर नहीं करा सके हैं, और अपनी जो उन्होंने जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी है, अगर वो उससे सेटिस्फैक्ट्री ना हुई तो फिर वो भुगतेंगे। अच्छा, तो वो तमाम तर वुज़रा इस वक्त भी ओहदों पर काम कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे कर रहे थे, या उनसे कुछ ली गई हैं उनकी मतलब मरात? नहीं, मैं पीटीआई के हवाले से बात कर रही हूँ। अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला जब इन्वेस्टिगेशन होके रिपोर्ट पहुंच जाएगी उनकी सारी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो फिर जरूर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है एक्शन लेंगे इस पे। तो उस्मा कारदार, रिपोर्ट पहुंचने में अगर महीनों लग गए तो वो महीनों वो वुज़रा अपनी जगह काम करते रहेंगे। अवाम को क्या इम्पैक्ट जा रहा है इस चीज का? महीनों नहीं लगते जी, महीने आप वेट करें, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। हमारी तो फौरन क्यों नहीं एक्शन लिया गया? चले, मेरा सवाल ये है, फौरन क्यों नहीं इमरान खान ने आजू बाजू वालों पर एक्शन नहीं लिया? आपको मैंने बता तो दिया है, अब मैं दोबारा। अभी तो कमेटी बैठी है, खाली उस्मा कारदार कमेटी बैठी है ना, जाहिर है वो तमाम तर चीजों पे गहराई से जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद होगा। लेकिन अगर फौरन से एक्शन ले लेते तो कितना मोराल बुलंद होता सबका। अब आप ये तो देखें, आप ये तो कोई भी अगर मुल्जिम होता है वो बेल पे बाहर आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये उसका एक फंडामेंटल राइट होता है, जो वो जब तक के अनलेस दे आर प्रूवन गिल्टी वो दे आर कंसिडर्ड इनोसेंट। तो इफ दे आर नॉट, अभी अगर उनका जुर्म प्रूव नहीं हुआ तो फिर वो आप उसको उस बेसिस पे तो नहीं निकाल सकते ना, जब तक कि वो एलिगेशन जो हैं वो कंफर्म ना हो। अच्छा उस्मा कारदार, चलें आपसे ये पूछूंगी कि अपोजिशन ने हमेशा नैब को कुछ उसके ज़ाहिर तरमीम ऑर्डिनेंस को काला कानून का नाम दिया था, लेकिन अब ज़ाहिर तरमीम हो गई है, तो किस हद तक फ़ायदा इससे अपोजिशन को हो रहा है? और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या अपोजिशन इस पर एहतजाज कर सकती है कि पेंडोरा पेपर्स आने के बाद फ़ौरन से बेशतर ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? फिलहाल तो जो मुझे कहा है, ये शाहिद खाकान अब्बासी को मैं सुन रही थी कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है इसको, नैब ऑर्डिनेंस को। देखें क्या बनता है इसका, कि जो कानून क्या कहता है। तो बाकी ये है कि जब इनको इससे फायदा होना शुरू, अगर फायदा हुआ तो फिर तो ये हद से इसको कबूल को तो मेरे ख्याल में करेंगे। लेकिन हमारी तो ये नीयत नहीं है कि किसी को फायदा हो, हम तो सिर्फ कवानीन जो हैं उनको बेहतर करने के लिए उनमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। लेकिन उस्मा कारदार, फवाद चौधरी का तो वाज़ेह बयान सामने आया है कि आधे से ज्यादा तरमीम तो वही हैं जो नून लीग को बेनिफिट दे रही हैं, पीपल्स पार्टी को बेनिफिट दे रही हैं और जमातों के लोगों को बेनिफिट दे रही हैं। तो उन्होंने किस बिहाफ पर शाहिद खाकान अब्बासी ने केस दायर किया? वो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी ने किया है। अब ये, अब आप चेक कर लें इस चीज को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस है अभी। ये तो उनसे आप पूछें कि क्यों उन्होंने ये किया है, क्योंकि अगर उनको इससे बेनिफिट हो रहा है तो फिर तो असूलन उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा उस्मा कारदार, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखते ही देखते इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ये सब तो मतलब आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों पे पहले अमल करना चाहिए था? ये तमाम तर चीज़ें तो सेकेंडरी में आती हैं। देखें, जो महंगाई है उसका इदराक तो सब हमारी हुकूमत को दिन रात का इदराक है, प्राइम मिनिस्टर को स्पेशली। लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि 100% दुनिया की इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन हमने सिर्फ 22% बढ़ाई हैं। हम इंपोर्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ तो नहीं पैदा होता तेल। और वो बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कौमी खजाने को 400 अरब का खसारा उठाना पड़ा, क्योंकि लेवी नहीं इतनी बढ़ाई गई जितनी के दुनिया से। अब हम बाहर से एक चीज मंगवाते हैं, हमें तो पैसा अगर $35 बैरल था, अब $80 बैरल है, तो वो हमने तो कीमत $80 देनी है, तो हम लोगों को $35 पे तो नहीं दे सकते हैं। यही हाल हमारे वो पाम ऑयल का भी है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये
दुनिया में भी अगर आप अभी कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अभी भी कीमतें कम हैं और जी कीमतें पाकिस्तान में कम है आपकी नज़र में, ठीक है। जुबैर साहब आपसे बात करना चाहूँगी, यही सवाल जो मैंने उज़मा कारदार से किया है, आपको नहीं लगता कि सेकेंडरी और प्राइमरी चीज़ों में काफ़ी हद तक मिक्सअप कर दिया है? पहले महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दीगर जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल है उस पर इमरान खान साहब को पहले नज़र रखनी चाहिए थी, ये तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक नहीं करता हूँ। कुछ आपकी बात इसमें दुरुस्त है। जो इंटरनेशनल प्राइसेस का हाइक होना है वो तो नेचुरल है, वो हो रहा है, बिजनेस दुनिया में बढ़ रहा है तो ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ कर रही है। उस ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ करने से कंजम्पशन चूँकि बढ़ गई है तो यहाँ भी कीमतों का इफेक्ट आ रहा है। और यही आज आप देखें कि अगर 1.5-2 साल पहले अगर डॉलर जो है 115-16 रुपए का था तो आज वो 172-173 रुपीज़ का है। तो वो भी इंक्रीज़ जो है वो डॉलर में तो हो गई है ना, हमारी करेंसी तो डीवैल्यू हो गई है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। मगर मैं नहीं समझ रहा कि इमरान खान साहब का फोकस क्यों नहीं है जो लोकल प्रोडक्शन है उसमें भी महंगाई। चले ये कारदार साहब जैसे फरमा रही हैं कि पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल्स हैं या पेट्रोल है, ये तो हम इंपोर्ट करते हैं, मगर जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या हमारी जो वो प्रोडक्ट जो हमारे अपने मुल्क में बहुत वसी पैमाने पे, जैसे शुगर को आप देख लें, जैसे वीट को देख लें, वो भी उसकी महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही। हालांकि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का काम है, लेकिन मैं हैरान हूँ इमरान खान साहब की बातें जो मैं सुनता था, आज मैं बहुत हैरान होता हूँ। तो शायद उनका वो फोकस या प्रायोरिटी वो नहीं रही अवाम के लिए जो उनकी एज ए अपोजिशन लीडर हुआ करती थी या कंटेनर पे खड़े होकर जो बात करते थे वो हुआ करती थी। आज वो एक आम आदमी का नहीं सोचते, आज वो शायद बिलीनियर्स का ही सोच रहे हैं। ठीक है, आम आदमी का नहीं सोचते, बिलीनियर्स का सोचते हैं। काफ़ी हद तक ना सिर्फ जुबैर साहब की ये बातें सही हैं बल्कि आवाम भी इस वक्त सरापाए एहतिजाज बनी हुई है इमरान खान से कि वो उन्होंने बिल्कुल भी महंगाई और दीगर चीज़ों के लिए हमारा नहीं सोचा है। बहुत शुक्रिया रहनुमा PTI उज़मा कारदार और एडवोकेट मोहम्मद जुबैर हाशमी, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया। लेकिन बात हो रही है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से, जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है अपोजिशन को, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन इस वक्त सरापाए एहतिजाज है। वजह क्या है? वजह है पिंडोरा पेपर्स। पिंडोरा पेपर्स के आते ही जिस तरीके से नैब ऑर्डिनेंस लाया गया है, समझने से कासिर है क्या वजूहात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी खुलकर सामने आ जाएगी। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह न्यू प्रोग्राम में न्यू सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।